ये कोरोना ये मरकज से नहीं आया है। ये कोरोना जो है ना, चाइना के वुहान शहर से आया है। लाने वाली कौन है? हमारी केंद्र सरकार है, मोदी सरकार जिसे आप कहते हैं, उन्होंने लाया है। यार ये टिकटॉक खिलौना बंद करने से क्या होता है? बात को 15-15 लाख रुपया जाने की बात को अमित शाह जी ने कहा कि वो तो चुनावी जुमला था। इस तरीके की जो भी बातें आती हैं, या नोटबंदी से ही हमें क्या मिला इस हमारे देश को? बीजेपी की सरकार में हमारा देश असहिष्णुता की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आज जो भक्त लोग हैं वो आज उन्हें समझ में आ रहा है और भक्तगिरी धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। हम जब एजुकेशन के मामले में आवाज़ उठाएंगे, जब हम हेल्थ के मामले में आवाज़ उठाएंगे, हम जब गरीबों के उत्थान के बारे में आवाज़ उठाएंगे, तो जात पात जाहिर सी बातें खत्म हो जाएगी। और लोग जो है ना, इन सभी चीज़ों को, जात पात को नकारते हुए और उस जगह पे जाने का काम करेंगे जो आपके लिए, हमारे लिए और समाज के लिए हितकर होगा। और आज सभी गरीब को समझ में आ गया है कि सरकार उनके लिए नहीं है। 56 इंच का सीना लेके मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। साहब, आज तो बहुत शर्म आती है हम लोगों को कि आपके जैसा प्रधानमंत्री इस देश में है जो सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सरफराज आलम। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाके वहां से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उस क्षेत्र की क्या परिस्थिति है, जो वर्तमान विधायक है उनके द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं, या फिर अभी कौन से प्रत्याशी हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये चीज़ें लगातार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक के माध्यम से। और इसी क्रम में आज हम लोग गोपालगंज पहुँचे हुए हैं। गोपालगंज के बरौली विधानसभा में आज हमारे साथ शाह आलम जी हैं, जिनके बारे में बता दें कि लगातार 2001 से इनके परिवार में लोग यहाँ के मुखिया रहे हैं और ये लोग जनता के बीच रहे हैं और उनकी मदद किया है। खुद शाह आलम जी की बात करें तो ये एक फाउंडेशन चलाते हैं जिसके थ्रू ये रोटी बैंक की स्थापना किए थे और रोटी बैंक के तहत काम करते हैं। हम डायरेक्ट इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। रोटी बैंक के द्वारा काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कॉन्सेप्ट किस तरह काम करता है और कब इसकी शुरुआत कैसे आपने की? देखिए, रोटी बैंक की शुरुआत विगत वर्ष हम लोग 10 जनवरी को किए थे। और इसका कंसेप्ट, जाहिर सी बात है कि कंसेप्ट कहाँ से आया, तो मेरे दुर्भाग्यवश मेरे भतीजे की तबीयत ख़राब थी। शाहनवाज आलम मेरे छोटे भाई हैं जो प्रोफेसर लेक्चरर हैं उर्दू कॉलेज में। तो वो दिल्ली में मैं गया था, कुरकुरडामा जाना पड़ा था दिल्ली में। ओल्ड सेक्रेटरीट वहाँ पे है, जस्ट उसके बगल में हम लोग थोड़ा सा वेट करना पड़ा था ऑफिस में जाने के लिए, जिनसे मिलना था। तो बाहर में मैं खड़ा था, तो बगल में एक हॉस्पिटल था। वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग आए, गाड़ी में कुछ बर्तन वगैरह रखा हुआ था, खाद्य सामग्रियाँ थी, लोग क्यू में लगे, लाइन में लगे। और लाइन में लगने के बाद में मैं देखते रह गया। मेरे देखते देखते मेरे सामने ही, नज़रों के सामने लोगों को खाना बांटा गया, सभी लोग लेकर के चले गए। तो ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में वहाँ से आई थी और मैं अपने साथियों के बीच में, एमएम फाउंडेशन के बीच में मैं रखा था और वहाँ से हम लोगों ने इसको इम्प्लीट किया। 10 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। शाह आलम जी, लगातार आपके परिवार में आपके पिताजी भी मुखिया रहे हैं, आपके माताजी भी 2 टर्म मुखिया रही हैं। ऐसे परिस्थिति में शाह आलम जी ने इस बार चुनौती दे दी है कि इस बार चुनाव लड़ेंगे। आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी के ये नेता भी हैं और इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की इन्होंने बात कही है। तो थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। लगातार आपके परिवार में लोग मुखिया रहे हैं और इस बार आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये विधानसभा का चुनाव जो है, अभी चूँकि 25 सालों से बरौली की जनता जो है काफ़ी त्रस्त रही है और दोनों नेता जो हैं जात पात की राजनीति करके, और अगर कोई वोट लेता है तो लोगों को अब उससे मतलब नहीं है। लोगों को बदलाव की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है और एक ऐसे नेता की ज़रूरत है बरौली में जो हमेशा अवेलेबल यहाँ पे रहे। और पब्लिक भी चाहती है कोई भी नेता जो, दोनों 25 साल से हमारे 2 नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान में मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब हैं और पूर्व में राम प्रवेश राय जी भी रहे हैं। तो मैं उन दोनों के बारे में बता दूँ कि कोई भी ऑफिसेज इनके यहाँ पर न तो बरौली में होता है, न ही माझा में होता है, कहीं भी नहीं होता है। कोई मिलने के लिए जाता है तो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और लोगों को अब यहाँ पे बरौली के लोगों को लगने लगा है 25 साल में पहली बार कि अब हमें एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जहाँ पे हम इजी गोइंग जा करके आराम से मिल सकें। वो एक बेटे की तरह हो, एक भाई की तरह हो और जिस पे मेरा हक हो, जिसके पास जाने के लिए किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं हो। और वैसे नेता का चुनाव लोग यहाँ पे करना चाहते हैं और हम लोग इस उम्मीद पे खरे उतर पाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम, इसमें नो डाउट। इसमें हम लोग पूर्णतः खरा उतरेंगे। जो लोग भी हमें जानते हैं बखूबी जानते हैं और लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग बस एक ऐसा माहौल बना करके रहना चाहते हैं जो हमारा पुराने भारत का जो माहौल था। जो अंग्रेज़ हमारे देश में तो आए थे, उन्होंने हमारे अंदर फूट डाल करके हमें डिवाइड एंड रूल की नीति अपना करके हमें गुलाम बनाने का काम किए थे। आज की डेट में जिस तरीके से बलात्कारी लोग, क्रिमिनल लोग, तड़ीपार लोगों को जो लोग जिता करके भेज रहे हैं, उसका खमियाजा अभी देखने को मिल रहा है वर्तमान हालात में। तो इसलिए हम ये अपील करेंगे कि आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी नेता का अगर आप चुनाव करते हैं तो बिल्कुल सोच समझ के करें, जो सोशल हो और जो समाज के लिए सोचे। शाह आलम जी, वाकई आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के वर्तमान की स्थिति में कई सारी
पार्टी ऐसी हैं जो ये दावा करती हैं कि हमारे में साफ सुथरे छवि के नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार से या फिर बलात्कार इसमें सम्मिलित होते हैं। उस चीज़ को शाह आलम जी खत्म कर पाएंगे क्या बरौली विधानसभा में? देखिए क्योंकि आप अभी ये भी बता रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ जात पात की राजनीति हुई है, आप कैसे जात पात की राजनीति से लोगों को बाहर निकालेंगे? बिल्कुल, देखिए जब एक कहावत है कि लोग कहते हैं कि कब तक आदमी जो है ना अपना पेट बांध करके रहेगा और जात पात के नाम पे चलता रहेगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हालात जब बिगड़ते चले जाते हैं, जीडीपी गिरती चली जा रही है, नौकरियां चली जा रही हैं लोगों की, देश में तरह तरह के आपने प्रलोभन दिया कि हम इतना पैकेज देंगे बिहार को, है ना, पिछले चुनाव में मोदी जी ने दिया, ठीक है, तो उसको आपने पूरा नहीं किया। आपने 20 लाख वाली बात को 15-15 लाख रुपया जाने की बात को अमित शाह जी ने कहा कि वो तो चुनावी जुमला था। इस तरीके की जो भी बातें आती हैं, या नोटबंदी से ही हमें क्या मिला इस हमारे देश को, ये सभी चीज़ें एक ऐसी चीज़ है कि जो एक गरिमामयी पद पे बैठा हुआ इंसान होता है ना, तो उसको उसका इज्जत रखना चाहिए। लेकिन आज के डेट में मैं देखता हूँ कि गरिमामयी पद जो हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है, उस पद पर भी विराजमान लोग हमारे देश की गरिमा को बरकरार नहीं रखने का काम कर रहे हैं, वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। वो लोगों के साथ में इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं कि लोग मतलब का विश्वास अब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पे ही नहीं रहेगा, तो फिर हम बताइए कि हमारे देश की गरिमा दूसरे मुल्कों में किस तरीके से रहेगी। क्या लग रहा है जिन वादों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे या बीजेपी सरकार बनी थी, उस वादों में बीजेपी नहीं कामयाब रह पाई, विपक्ष भूमिका के नाते आप लोग क्या किए? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं विपक्ष की बात तो मैं क्या कहूँ कि मैं विपक्ष में तो मैं अपने आप को पक्ष की बात तो करूँगा ही नहीं। उसके ठीक पहले मैं ये कहूँगा कि अगर कोई सत्ता में है और विपक्ष आपका एकदम बिल्कुल शिथिल है नहीं है, तो समझ लीजिए कि सामने वाला इंसान या तो डिक्टेटर बन जाएगा और नहीं तो वो इनेक्टिव हो जाएगा। आज देख रहे हैं कि आज डिक्टेटरशिप चल रहा है यहाँ पे। आज जो है जिस तरीके से लोगों के बीच में तराहीमाम है, लोग जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरीके से आपस में लड़ा करके लोगों को हम लोग डिवाइड एंड रूल की नीति अपना करके, वो अंग्रेज़ थे और हम अपने ही देश के नेता यहाँ पे हम लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। तो ये एक ऐसे मोड़ भी लेकर के हमें जा रहे हैं कि आने वाला वक्त हमें काफ़ी धुंधला दिखाई देता है। मैं एक जिक्र करूंगा कि 2015 में ही हमारे जो स्कॉलर थे, किसी भी चीज़ को समझने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उस चीज़ को पहले ही भांप लेते हैं। जैसे कि भूकंप आना हो तो जिनको जो वेब के बारे में जिनको पहले जो अलर्ट हो जाते हैं, जिनको वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वाइब्रेशन समझ सकते हैं, वो पहले ही वो बाहर निकल करके कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से क्या होता है कि मैं दूसरी तरफ जा कर के कहूँ तो जितने भी यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी एजुकेटेड पर्सन थे, उन लोगों ने कहा कि सहिष्णुता और असहिष्णुता की बात इस देश में चली थी। आपने देखा होगा कि वो बस 2001 साल की सत्ता में ही उन लोगों ने भांप लिया था कि बीजेपी की सरकार में हमारा देश असहिष्णुता की तरफ बढ़ रहा है, और काफ़ी उसमें गर्मजोशी वाली बात थी। आप लोगों ने भी उस न्यूज़ को चलाया था। आज आप देखिए कि वो बिल्कुल सही बात है। तो मैं कहूँगा कि वो स्कॉलर थे, वो हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग थे जो 1 साल में ही भांप लिए थे। लेकिन आज जो भक्त लोग हैं वो आज उन्हें समझ में आ रहा है और भक्तगिरी धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। क्या लग रहा है बरौनी विधानसभा से जात पात की राजनीति खत्म करने की बात करें, इसके अलावा क्या प्लान है आपके पास? विकास मॉडल कुछ है आपके पास? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि पूरे गोपालगंज की बात मैं करूँगा। पूरे गोपालगंज की बात ये, अगर आप मैं सवाल पूछूं किसी से भी, आप भी पूछें कि गोपालगंज में क्या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्या गोपालगंज में कोई मेडिकल कॉलेज है, क्या गोपालगंज में कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज उस तरीके का मैंने हर एक नियत एरिया पे है, तो आप कहेंगे कि नहीं है। मैं भी कहूँगा नहीं है और आम आदमी भी कहेगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि क्या आज तक उन नेताओं को ये नहीं लगा कि हमारे यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हमारे क्षेत्र के लोगों का विकास होना चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ने में दूसरे जगह जाते हैं उन्हें दिक्कत होती है? कौन आवाज़ उठाया? ये आवाज़ उठाना होगा। हम जब एजुकेशन के मामले में आवाज़ उठाएंगे, जब हम हेल्थ के मामले में आवाज़ उठाएंगे, हम जब गरीबों के उत्थान के बारे में आवाज़ उठाएंगे, तो जात पात जाहिर सी बातें खत्म हो जाएगी। और लोग जो है ना इन सभी चीज़ों को, जात पात को नकारते हुए और उस जगह पे जाने का काम करेंगे जो आपके लिए, हमारे लिए और समाज के लिए हितकर होगा। क्या लग रहा है आप जो बातें कर रहे हैं, ये विकास की बातें कर रहे हैं, शिक्षा की बातें कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं, जनता समझ पाएगी क्या इस बार इस चीज़ को? हालांकि हर बार तो वही होता है, जात पात की राजनीति फिर से हावी हो जाती है जब चुनाव आता है। मैंने एक बात पहले भी कहा था कि देखिए सहिष्णुता की बात जो है 2015 में ही हमारे स्कॉलर्स समझ गए थे, उन्होंने मेडल तक वापस कर दिया था, राष्ट्रीय सम्मान जो मिला था उसको भी उन्होंने वापस कर दिया था। लेकिन आज एक शब्द मैंने वहाँ पे जोड़ा कि जो भक्त कहलाते हैं
वो क्या होते हैं कि अगर हम गलत कर रहे हैं तभी हमारी भक्तगिरी, सही कर रहे हैं तभी हमारी भक्तगिरी। भाई गलत को गलत और सही को सही बोलना सीखिए, और उन्हें ही भक्त की संज्ञा दी जाती है आज के डेट में। मैं सीधे शब्दों में कहना चाहूँगा, तो वो लोग क्या हैं आज उन्हें भी समझ में आ रहा है, तो पब्लिक क्यों नहीं समझेगी? आज तो पब्लिक बिल्कुल परेशान हो चुकी है। आज आप देखिए कि जिस तरीके से कोरोना का दौर आया, कोरोना में लोगों को किस तरीके से मतलब अचानक जो है नोटबंदी अचानक की गई थी, और ये भी 2.5 महीने तक इंतजार किया गया नमस्ते ट्रंप के लिए, और साथ ही साथ एमपी में सरकार विधायक वाला जो मामला था, सरकार गिराओ सरकार बनाओ के चक्कर में आप 2.5 महीने तक इंटरनेशनल फ्लाइट को के माध्यम से बाहरी लोगों को आप बुलाते रहे, कोरोना पॉजिटिव लोग आते रहे और देश देश के कोने कोने में जाते रहे, आपने फ्री होकर के जाने दिया। लेकिन आज का हालात क्या है कि उसी का परिणाम है कि आज हमारे पूरे देश में फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, और फैक्ट्रियां अचानक आप 2.5 महीने के बाद लॉकडाउन करके लोगों को फंसा दिया। और एक धान का बीज, आज धान का सीजन चल रहा है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि धान का बीज, जो लोग कहते हैं देहात में कि धान का बिया गिराया जा रहा है, और जब वो गिरता है ना धान का बिया बीज, तो वो उसको उखाड़ करके, और वो हज़ारों हज़ार की तादाद में एक एक उखाड़ करके उसको क्या किया जाता है, फिर अगर वो ये जो लेवाई होता है खेत, उसमें क्या होता है कि डाला जाता है, और वो 1 से 2500 पैदा होता है, उसमें धान का अंकुरित हो जाता है। उसी तरीके से कोरोना वाले लोगों को मतलब फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई, कोई व्यवस्था नहीं किया गया इतने बड़े देश में, तो सभी लोग इकट्ठे रहे वहाँ पे, और सब लोग इकट्ठा होने के बाद में जो है वहाँ पे एक आदमी अनेकों लोगों को संक्रमित किया, और फिर उसके बाद में फ्री कर दिया गया कि भाई जाओ, अब आप आसानी से अपने अपने जगह पे अपने अपने घरों में जा सकते हैं, और कोई व्यवस्था नहीं क्वारंटीन का। ये सरकार की पोल खोलने वाली ये चीज़ थी, और आज सभी गरीब को समझ में आ गया है कि सरकार उनके लिए नहीं है। सालम जी, बड़ी बेबाकी से आप जवाब दे रहे हैं, इसलिए एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। एक तरफ ट्रंप का कार्यक्रम था, दूसरे तरफ मरकज में मौलाना साहब थे, जो मरकज का नाम उठाता, मीडिया बार बार इस चीज़ को दिखा रही थी कि मरकज। वहीं तीसरे तरफ देखा जाए तो बिहार में अभी जो बीजेपी कार्यालय है वहाँ से लगभग 45-50 मरीज निकल गए हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आज के डेट में सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना वाले जो भी पेशेंट होते थे या आज भी डेट में हैं, तो किसी का नाम उजागर नहीं किया जाता है कि सब सोशल थोड़ा सा लोग उसमें उसका बहिष्कार करेंगे। ये जो है ना, ये कोरोना ये मरकज से नहीं आया है। ये कोरोना जो है ना, चाइना के वुहान शहर से आया है, और चाइना के वुहान शहर में इसकी उत्पत्ति हुई है, ना कि इसकी उत्पत्ति मरकज में हुई है। लाने वाली कौन है? हमारी केंद्र सरकार है, मोदी सरकार जिसे आप कहते हैं, उन्होंने लाया है। उनकी गलत नीतियां जो हैं के कारण ये पूरा कोरोना हमारे पूरे देश में फैला है, तो इसके जिम्मेदार सर्वप्रथम मोदी जी हैं। क्या लग रहा है अभी मोदी जी ने जो कदम उठाया था चीन के बहिष्कार के लिए, टिकटॉक बंद कर दिया, और सारे एप्लीकेशन बंद कर दिया, क्या लग रहा है अभी बहुत सारे ऐसी चीज़ था जिस पर काम करना चाहिए था, सिर्फ एप्लीकेशन बंद करने से हो जाएगा? देखिए, उन्हें ऐसा लगता है कि जो लोग उनके फॉलोअर हैं उनको खुश करने के लिए या उन्हें इशू देने के लिए टिकटॉक बंद कर लिया। अरे टिकटॉक खिलौना बंद करने से क्या होता है? हमारी जो संधियां होती हैं, हमारे जो एक दूसरे के साथ जो तालमेल होते हैं, चाइना जो है हमारे देश में किस तरीके से रोज़गार करता है, किस तरीके से व्यापार करता है, और उसको कितना आर्थिक उसको मदद मिलती है, कितना वो स्ट्रांग होता है। अरे उसकी कमर तो तोड़िए। जब दीपावली आती है तो आप कहते हैं कि पटाखा नहीं खरीदेंगे, उसका बहिष्कार करते हैं, चाइनीज सामान नहीं लेंगे, और फिर उसके बाद में चाइना जो है, ये चाइना का हिम्मत है, चाइना हमारे देश में 56 इंच का सीना लेके मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। साहब, आज तो बहुत शर्म आती है हम लोगों को कि आपके जैसा प्रधानमंत्री इस देश में है जो सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है। वो झुकने की बात करता है, मैं झुकने नहीं दूंगा, झुक जाता है, बिकने नहीं दूंगा, तो फिर वो जितने भी हमारी सरकारी संस्थाएँ हैं उसको आप प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, आप उसको बेच ही रहे हैं सर। चलिए, तो बहुत बेबाकी से जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। आखिरी एक सवाल इनसे हम ले लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार बरौली विधानसभा की जनता सालम जी को विधायक बनाएगी? निश्चित रूप से विधायक बनाएगी, इसलिए कि 25 सालों से जनता ने देखा है कि राम प्रवेश राय जी पूर्व में 3 बार वो जीते हैं, और जीत करके वो मंत्री तक का सफर तय किए हैं, पर्यटन मंत्री भी कहलाए हैं। लेकिन पर्यटन मंत्री के बतौर पर्यटन मंत्री उनको तो यहाँ पे अपने क्षेत्र में, खासतौर पे गोपालगंज जिले में और खासतौर पे बरौली विधानसभा क्षेत्र में एक मिसाल कायम करना चाहिए था कि भाई मैं पर्यटन मंत्री बना, कम से कम हर क्षेत्र का जो अच्छा जो ग्राउंड है उसको मैं सुसज्जित कर दूँ, वहाँ स्टेडियम बना दूँ। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक कि थावे मंदिर जो आस्था का एक प्रतीक है हमारे ज़िले का, वो एक मान सम्मान वाला जगह है जहाँ से बाहर के पर्यटक लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और यहाँ पे आकर के अपना आकर के यहाँ पे जाकर के दर्शन करते हैं। तो उस जगह को भी आपने कुछ नहीं दिया। इसलिए मैं कहूँगा कि सिर्फ आप लोगों के पास एक वोट लेने के लिए आप जात पात की राजनीति करते हैं, लेकिन काम के नाम पर आप जीरो हैं, जीरो।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता शाह आलम जी। और आपको एक चीज़ बता दें कि बड़ी ही बेबाकी से ये जवाब दे रहे थे। हर मुद्दे पर इन्होंने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया, चाहे कोरोना से जुड़ा मामला हो या मरकज से जुड़ा मामला हो, सभी पे बेबाकी से जवाब दिया। इन्होंने साफ तौर पे कहा जो विकास पिछले 25 सालों में बरौली की होनी चाहिए थी वो विकास नहीं हुई है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जात पात की राजनीति हुई है। लेकिन इस बार शाह आलम जी इस जात पात की जी बताइए क्या? एक्चुअली देखिए, एक मामला बहुत ये आता है, जैसे कि कहीं भी कोई भी आदमी काम करता है तो काम करने के पीछे उसका मकसद ये होता है कि हम जो काम करेंगे, जो रोड बनाएंगे, तो आप जो भी रोड बनते हैं, जो भी सैंक्शन होते हैं, बनते हैं, उसको कम से कम इतनी क्वालिटी तो दीजिए कि वो आने वाले 5 साल के अंदर में अगर आप जाएं तो आप कहें कि मेरा ये रोड बनवाया हुआ है। लेकिन होता क्या है कि आज के डेट में मैं बहुत सारे रोड का नाम जिक्र करूँगा। हाल ही में ये जो पुल वाला घटना हुआ। हाँ, और ये पुल वाला जो घटना हुआ है, इसमें तो बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है कि बहुत बड़े बड़े ठेकेदार लोग हैं। और कहने का मतलब क्या है कि वो ठेकेदार लोग जो बड़े बड़े हैं उनके सामने कोई बोलने तक नहीं जाता है। गांव के लोग डर जाते हैं कि हमारी हत्या हो जाएगी अगर मैं आवाज़ उठा दूंगा तो। और नतीजा ये होता है कि वो उसमें क्वालिटी नहीं आ पाती है, उसमें बंदरमाट होता है, और फिर उसके बाद में वो टूटना उसका स्वाभाविक होता है। उसके बाद एक और मैं रोड का जिक्र करूँगा, रोड नहीं तो वोट नहीं करके आप सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा ये मतलब चला था। और ये सिकमी का रोड है, वो NH 28 से और सिकमी गाँव में जाने वाला रोड है, जो कि बहुत ही क्षतिग्रस्त रोड है। और काफ़ी लंबे समय से आश्वासन ही मिलता रहा है स्थानीय पूर्व और वर्तमान के लोगों से, लेकिन ना तो पूर्व ने ही कोई काम कराया, पूर्व MLA ने, और ना ही वर्तमान MLA के द्वारा ही उस पर काम किया गया है। तो मैं कहूँगा कि जात पात की राजनीति से हमें ऊपर उठना होगा, और इस तरीके का रोड हर जगह है जो कि आज बनता है और कल टूट जाता है, उसमें क्वालिटी लानी होगी, उसमें गुणवत्ता लाना होगा। और ये तभी संभव है जब आप किसी अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। मैं अपने लिए कुछ क्या कहूँ इसमें अपील तो मैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं आता हूँ तो मैं इन सभी चीज़ों को बेहतर करने का भरपूर प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज और बरौली को अनुमंडल का दर्जा दिलवाना, और साथ ही साथ जितने भी रोड्स हैं उसमें उसकी पूर्णतः गुणवत्ता दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, अगर आप अपने क्षेत्र के विकास की बात करें और चाहते हैं कि विकास हो तो आपको जात पात की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। और उन्हीं बातों को शाह आलम जी बड़ी बेबाकी से रख रहे थे कि अगर जनता इनको चुनती है तो ये जात पात की राजनीति से बिल्कुल हट के विकास करेंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर ध्यान देंगे। और आने वाले दिनों में इनको जनता यहाँ से जिता के भेजती है तो ये बहुत सारे स्टेडियम का भी निर्माण कराने का इन्होंने बात कहा। साथ ही साथ ये भी कहा इन्होंने कि जो सड़क का निर्माण होता है 6 महीने साल भर में खबर आती है कि टूट गई, उस पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और हर पब्लिक को उससे जुड़ के उसके बारे में जानने की ज़रूरत है, इन्होंने कहा। आपको लगातार न्यूज़ इंडिया तक इस तरह खबरों दिखा रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।